राजनीतिक विरासत चौधरी देवीलाल ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को दी। उनके संबंध चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ भी ठीक नहीं है, तो वो चौधरी देवीलाल के वारिस भी कैसे हो सकते? मैं किसान का बेटा पहले हूं। मुझे अगर किसान पे कोई अत्याचार करता है तो वो मेरे साथ भी लागू होता है। किसान को 4 घंटे तक पुलिस ने दौड़ा दौड़ा करके पीटने का काम किया। अगर उस किसान ने मुंह फेर लिया कहीं तो फिर ना देश की सुरक्षा बचेगी और ना सरकारें बचेगी। जो जयचंदों की पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं गलत हुआ है, तुम उस सरकार में शामिल हो, तुम ये कहते हो गलत हुआ है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। पूर्ण रूप से आज बीजेपी जैसा चाहती है वैसे हुड्डा साहब कर करके आते हैं, इसीलिए उन्होंने दस्तखत किया। जिन लोगों ने आदेश दिए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं किसानों के खिलाफ, वो सरकार को तुरंत वापस लेने चाहिए। लेकिन जब किसान आंदोलन करता है तो सरकार को कमजोर होना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी जो है इन अध्यादेशों को किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है। अभी मैं किसान के घर पैदा हुआ, मुझे पता है कि आज किसान के ऊपर क्या बीत रही है, आज किसान को कैसे कमजोर किया जा रहा है। ये तो तानाशाह तरीके से इस प्रदेश को चलाना चाह रहे हैं। ये आज की कही हुई मेरी बात याद रखना, जहां लोग इनको जूते मारेंगे वहां ये बीजेपी वाले भी इनकी पीछे से लात मार के इनको अपने दरवाजे से बाहर करेंगे। ये मैं आपको एक चीज खुल के बताता हूँ। चौधरी देवीलाल के 4 बेटे हैं, चौधरी रणजीत सिंह, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, प्रताप सिंह और जगदीश चंद्र। ये 4 बेटे, इन चारों में से किसी एक के साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम सेशन कंटिन्यू करेंगे इसी को आगे। अभी सेशन बुलाना चाहिए और सेशन बुला करके इस इशू पे डिस्कशन होना चाहिए। नमस्कार, बिंदास हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बिंदास हरियाणा समय समय पर किसानों के मुद्दे को लगातार प्रमुखता से उठाता रहा है, जितनी भी किसानों से संबंधित समस्याएं हैं उनको भी हम बार बार आपके सामने लेकर आते रहे हैं। एक ऐसे नेता भी है जो कि हरियाणा विधानसभा के अंदर भी बड़े प्रखर तरीके से बुलंद आवाज में उन किसानों की जो आवाज है उसको भी उठाते रहते हैं। आज हम उन्हीं के साथ खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इनेलो के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा पर। बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से किसानों का मामला चल रहा है और अभी ताज़ा मामला है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आप भी किसानों के हितैषी हो, लगातार किसानों की बात उठाते रहते हो, आपकी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस प्रकरण को किस तरीके से देखती है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। चौधरी देवीलाल इस पार्टी के निर्माता रहे और चौधरी देवीलाल ने अपनी ताउम्र की राजनीति जवानी देश की आज़ादी के लिए लगाई और जवानी के बाद का जो समय था वो किसान के साथ कैसे न्याय हो इसके लिए लड़े। और आखिरी समय में भी किसान के लिए मुझे अच्छी तरह याद है जब उनकी डेथ हुई थी 2001 में 6 अप्रैल को, उससे पहले सोनीपत के इलाका के अंदर ओलावृष्टि हुई थी और जब ओलावृष्टि हुई तो वो गांव से आ रहे थे दिल्ली के लिए। उन्हें पता लगा तो उन्होंने रोहतक से अपना रास्ता बदल करके उन खेतों में गए जहाँ ओलावृष्टि थी और वहीं से चौटाला साहब को हिदायत दी कि किसान का बड़ा नुकसान हो गया, जल्दी से जल्दी इनका मुआवजा रिलीज करो और मुआवजा भी इतना पैसा दो जिससे इस किसान को अगली फसल में बोने में दिक्कत ना हो और कुछ पैसा इसके पास ऐसा बचे जिससे वो अपना काम अब चला सके। कल परसों जो घटना हुई है, परसों की घटना बहुत निंदनीय है। सरकार ने जानबूझ करके किसान को उकसाया। जब एक फैसला ले लिया किसानों ने और आड़तियों ने कि हम एक पीपली में रैली करेंगे, या तो आप उनसे पहले बातचीत करके
उनको विश्वास में लेकर के इस मामले को ड्रॉप आउट करवा सकते थे। और लगातार जब वो इस बात के लिए तैयारियां कर रहे थे तो फिर कुछ किसान नेताओं को रातों रात पुलिस के माध्यम से उठा करके आपने उनको उकसाया तो किसी चीज़ को दबाया नहीं जा सकता। किसी प्रजातांत्रिक देश में किसी को आप डंडे की ताकत से नहीं दबा सकते, पुलिस से नहीं दबा सकते। आप बातचीत के जरिए उस चीज़ का हल कर सकते हो। इस सरकार ने किसान के खिलाफ अब से नहीं, बीजेपी जब से सत्ता में आई है, चाहे वो केंद्र में है चाहे वो प्रदेश में है, किसान के खिलाफ फैसले लिए, किसान की जेब पे डाके डाले, किसान को कमज़ोर करने की योजनाएं बनाई। ये तो विपक्ष कमज़ोर है, उसकी वजह से आज किसान को सड़क पे आना पड़ता है। अगर विपक्ष मजबूत हो, अगर विपक्ष सरकार किसी की अनदेखी करे, अगर वो मजबूती के साथ सरकार के सामने खड़ा हो जाए तो ये मजाल नहीं है कि कोई इस तरह के फैसले करे। आपको एक कांग्रेस का जो कांग्रेस कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में वहाँ इकट्ठी होकर के अल्टीमेटम दे के आई है, उन हुड्डा साहब से आप जरूर इंटरव्यू करो और जा करके उनसे ज़रूर पूछो कि आज आप किसान के हितैषी बन करके आए हो, आज उंगली कटा करके शहीद होना चाहते हो। जब ये 3 अध्यादेश आ रहे थे आपकी पार्टी 10 राज्यों में सत्ता में है, केंद्र के अंदर भी आप अपने आप को सबसे बड़ा विपक्ष मानते हो, और प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपोजिशन लीडर है। जब अध्यादेश आया था हमने तो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर बाकायदा अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के लोगों की जिम्मेवारी लगा के और सब जगह मेमोरेंडम दिए थे कि हम इस अध्यादेश का विरोध करते हैं। गवर्नर के माध्यम से चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री तक ज्ञापन भेजे थे कि ये चीज़ अगर लागू होगी तो उससे किसान और कमज़ोर हो जाएगा, किसान ज़मीन बेचने पे मजबूर हो जाएगा, किसान मजदूर बन जाएगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस अध्यादेश का विरोध क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस के उन 10 राज्यों की सरकारों ने इस अध्यादेश के खिलाफ अपनी अपनी स्टेट के अंदर एक रेजुलेशन लेकर के विधायकों से वहाँ असेंबली में और केंद्र की सरकार को भेजना चाहिए था ताकि उनके ऊपर इस बात का प्रेशर बनता। हुड्डा साहब उस वक़्त एक शब्द भी नहीं बोल पाए। उसके बाद जब इन अध्यादेशों के ऊपर चर्चा करने का विषय हरियाणा की विधानसभा में आया, जो 3 दिन विधानसभा चलनी थी उसको 3 घंटे में समाप्त किया गया। उसके लिए एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी विधानसभा की बनी हुई है। असूल तो ये होता है उसमें कि सत्ता पक्ष के लोग ज़्यादा संख्या में उसके मेंबर होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से असेंबली को चलाना है, लेकिन उसमें विपक्ष के लोगों को भी शामिल किया जाता है, यहाँ तक कि इंडिपेंडेंट को भी शामिल किया जाता है। जो पार्टियाँ विधानसभा में और दूसरी है विपक्ष के इलायदा, उन पार्टियों के नुमाइंदों को भी बुलाया जाता है। चलो हमें नहीं बुलाया, कोई गिला नहीं इस बात का, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस मीटिंग में थे और उस मीटिंग में बिजनेस 3 दिन का आया हुआ था। इन्होंने सारे बिजनेस को वहीं ख़त्म करके 3 घंटे में उस सेशन को ख़त्म करने की प्रतिक्रिया बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में बनाई और हुड्डा उस पर साइन करके आए, जबकि हुड्डा साहब की जिम्मेवारी ये बनती थी कि वो इसका विरोध करते और वहीं ये बात कहते कि भाई ये जो 3 अध्यादेश आ रहे हैं हम इन पे चर्चा करेंगे, ये किसान को मारने वाली चीज़ है, ये किसान का डेथ वारंट लेके आ रही है तुम्हारी सरकार, हम इसका हर हालत में विरोध करेंगे। मैंने जो अपने कॉलिंग अटेंशन दिए थे ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई कॉलिंग अटेंशन मोशन किसानों के इशू को लेकर के नहीं दिया हुआ था।
अगर इस पे किसी का कॉलिंग अटेंशन मोशन विधानसभा में गया तो मैंने दिए थे। मेरा जो सबसे पहला कॉलिंग अटेंशन मोशन था वो इन तीनों अध्यादेशों को लेकर के मैंने स्पीकर को दिया। उसके अलहदा 9 और ऐसे इशू थे जो 9 घोटाले हुए इस प्रदेश में, उन पे भी कॉलिंग अटेंशन दी हुई थी। मेरी 2 कॉलिंग मंजूर हुई। कांग्रेस तो सीरियस कहाँ है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जा कर के अगर बयान देते हैं, ये कहते हैं, तो उनसे आप ये पूछो भी विपक्ष की क्या ये जिम्मेवारी नहीं है कि प्रदेश में अगर किसी भी इशू को लेकर के लोगों पे अत्याचार सरकार कर रही है तो उनकी तरफ से काम रोको प्रस्ताव भी आना चाहिए, अर्जेंट मोशन देना चाहिए उनको, और उसके ऊपर इनको कॉलिंग अटेंशन भी देनी चाहिए। 0 ओवर के ऊपर भी अड़के खड़ा होना चाहिए भी इन बातों पे चर्चा हुई है, अहम मुद्दे। ये वहाँ चुप क्यों है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं पूर्ण रूप से। आज बीजेपी जैसा चाहती है वैसे हुड्डा साहब कर करके आते हैं, इसीलिए उन्होंने दस्तखत किए। आप हुड्डा साहब को किसी मंच पे बुलाओ, मैं पूछ दूंगा ये सारी बातें भी। आप ये बताओ कि इसके लिए आपने ये सब दस्तखत करने वाला जो काम किया था किसके दबाव में किया और क्यों करके आए? आपने उन एमएलए की भावनाओं के साथ क्यों खिलवाड़ किया जो आपकी पीठ के पीछे बैठे, जो मेरे साथ खड़े हुए थे? उसके लिए हुड्डा को शर्मिंदा होना पड़ा उसमें। जब वो खड़े हुए कांग्रेस के लोग, जब मैं अपने कॉलिंग अटेंशन पे चर्चा कर रहा था, तो उस वक़्त के अंदर जब कांग्रेस के लोगों ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई भाई 3 दिन हाउस चलना चाहिए, तो फिर पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर ने खड़े होकर के कहा कि आप क्यों खड़े हो गए? अभय जी के तो 2 जो कॉलिंग ठीक है कि उनके मंजूर हुए हैं, वो तो अपने उस पर चर्चा करने की बात करें, चर्चा करवाने की बात करें तो अलग है। लेकिन जो आप कांग्रेस के लोग खड़े हो, आप पहले अपने नेता से पूछो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, कि इन्होंने दस्तखत किए कि नहीं किए। हमने कोई ज़बरदस्ती अंगूठे थोड़े लगवाए, वहाँ उनको शर्मिंदा भी होना पड़ा इस बात के लिए। लेकिन क्योंकि वो सरकार के हाथों की कठपुतली है आजकल, अपने केस के डर की वजह से उनसे जो मर्जी जहाँ मर्जी दस्तखत करवा लिए जाते हैं और वो कर करके आ जाते हैं। इसी तरीके से जहाँ विधानसभा में हुड्डा ने अपने आप को गिरवी रख रखा है बीजेपी के, वो किसान की बात करे तो जचने वाला इशू नहीं है। कमाल इस बात का है, किसान की बात आज की नहीं कंडेला की करता है जी। मतलब सिर्फ कंडेला दिखता है, आपकी सरकार के टाइम हमारे वक्त की बात करता है। कंडेला के अंदर जो कुछ हुआ, जो कंडेला के अंदर किसान मरे और हुआ, हमारी सरकार ने उनके मरहम लगाई। सरकार ने उस चीज़ के लिए उनको एक तरह से, जिनके परिवार के सदस्य मरे थे, वो आज भी हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये राजनीतिक रोटियां सेकते हैं इन सब चीज़ों पे। हुड्डा अगर किसान का हमदर्द है तो अल्टीमेटम दिया है उसने 10 दिन का। 10 दिन के बाद बाहर निकले, सड़कों पे आए, किसान की लड़ाई लड़के दिखाए। ये कोरोना का बहाना करेंगे और कोरोना का बहाना करके कहीं अपने आप को पॉजिटिव दिखा के हॉस्पिटलों में एडमिट हो जाएंगे। बिल्कुल सर जी, बात सुनो आप मेरी। हमने कल मीटिंग रखी है अपनी स्टेट बॉडी की। मैंने तो पहले भी इस किसान आंदोलन के लिए, जब मैंने मीडिया में देखा, मेरे को आप जैसे साथी ने पूछा कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, मैंने कहा भी मैं किसान के घर पैदा हुआ हूँ, मुझे पता है कि आज किसान के ऊपर क्या बीत रही है, आज किसान को कैसे कमज़ोर किया जा रहा है। मेरा पूरा समर्थन है इनको। मुझे अगर वो अपने मंच पे बुलाएंगे तो मैं खुल करके जा करके उनकी सपोर्ट करके आऊँगा। मुझे अगर निमंत्रण होता तो मैं 100% वहाँ पहुँचता। अब भी मेरी तरफ से पूरा समर्थन है उनके साथ। वो बैठ करके फैसला ले, हमारी पार्टी जो है उनके लिए खड़ी हो जाएगी। कल के एजिटेशन में भी, परसों वाले में भी, जिनके लाठियां लगी है, जिनके हाथ पैर टूटे, उनमें हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं बहुत सारे। ये तो उनके घरों में जा करके केवल मर्रम लगा करके कहीं अपना नाम आगे दिखाना चाहते हैं।
किसान जो है उसकी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, किसान के इशू में मेरी भी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। मैं किसान का बेटा पहले हूँ। मुझे अगर किसान पे कोई अत्याचार करता है तो वो मेरे साथ भी लागू होता है। हम हुड्डा जी की तरह अल्टीमेटम नहीं देंगे, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। आप जो है लड़ाई लड़ेंगे। किसान परिवार की आपने बात की, आप किसान परिवार से हैं, लेकिन अगर हम गठबंधन की सरकार की बात करें, गठबंधन में जो साझेदारी में है, उन्होंने जो वोट मांगे थे लोगों से किसान हितैषी के नाम पे, हम आपका किसानों का ये भला करेंगे या तमाम चीज़ों के जो वायदे किए थे, आज उन्हीं बुजुर्गों को जिन्होंने उन कहीं ना कहीं उस पार्टी को वोट भी दिया, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आकर ये बात भी बोली है कि हमारे ऊपर जो लाठियाँ बरसाई गई है तो वो भी तो देवीलाल की नीतियों को चलाने की बात करते हैं। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आप भी देवीलाल परिवार से हैं, वो भी देवीलाल परिवार से हैं। ये सरकार जो है वो गठबंधन का खुद हिस्सा है। वो अपने आप को ये कहते हैं कि भी हम चौधरी देवीलाल के वारिस हैं। इसका फैसला प्रदेश की जनता अब कर देगी। लेकिन जहाँ तक वारिस का सवाल है, चौधरी देवीलाल के 4 बेटे हैं, चौधरी रणजीत सिंह, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, प्रताप सिंह और जगदीश चंद्र, ये 4 बेटे हैं। इन चारों में से किसी एक के साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। इन चारों में से कोई चारों परिवार का एक सदस्य खड़ा होकर ये कह दे कि भी हमारे उनके साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध हैं, तो वारिस कैसे हो सकते हैं? चौधरी देवीलाल के वारिस तो वो 4 हैं पहले, और राजनीतिक विरासत चौधरी देवीलाल ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को दी। उनके संबंध है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ भी ठीक नहीं है, तो वो चौधरी देवीलाल के वारिस भी कैसे हो सकते हैं? कैसे राजनीतिक वारिस बन सकते हैं? ये तो जयचंद का एक टोल बड़ा। ऐसे लोग जो गद्दार थे, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे, उनके असली चेहरे पूर्ण रूप से अब लोगों के सामने आ गए। अब लोग इस बात का फैसला करेंगे कि चौधरी देवीलाल की राजनीति का वारिस पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चौधरी देवीलाल की उस राजनीतिक विरासत को बहुत मजबूती के साथ लोगों के बीच में खड़ा करने का काम किया। अब आगे उस राजनीतिक विरासत को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही चलाएगी कि किसान के बिना कोई आदमी सत्ता में नहीं आ सकता। हम 70% हैं, और 70% जब एक मत हो जाएगा तो फिर कोई कितना ही बड़ा फनेखा अपने आप को राजनेता माने, धराशायी हो जाएगा। हमारी पार्टी की तरफ से हम एक बार फिर गवर्नर को एक मेमोरेंडम भेजेंगे कि आप सरकार से हमारी भावनाओं को पहुंचाओ, प्रधानमंत्री तक भी और मुख्यमंत्री तक भी। और मैं तो अब भी मुख्यमंत्री से ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री को अब ठीक हो गए, वो समझते हैं बाहर आ गए। इन्होंने कहा था कि हम सेशन कंटिन्यू करेंगे, इसी को आगे अभी सेशन बुलाना चाहिए, और सेशन बुला करके इस इशू पे डिस्कशन होना चाहिए। सेशन ही इसका सही वो है। सेशन अगर होगा तो सेशन में इस पे सारी डिस्कशन होगी। सेशन में ही किसने आदेश दिए ये बात खुल करके सामने आएगी। जिन लोगों ने आदेश दिए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं किसानों के खिलाफ, वो सरकार को तुरंत वापस लेने चाहिए। किसान को 4 घंटे तक पुलिस ने दौड़ा दौड़ा करके पीटने का काम किया, और उसी सरकार को, जो सरकार दौड़ा दौड़ा करके पीट रही थी, 4 घंटे के बाद अपना फैसला वापस लेकर के उनको रैली की परमिशन देनी पड़ी। तो जब पहले झटके में आप उनको रोकने की बजाय, आप उनको अरेस्ट करने की बजाय उनको रैली करने देते, उसमें क्या दिक्कत थी? वो अपनी बात कह रहे थे, आप उनकी बात को सुनते, मीडिया के माध्यम से सुनते, आप अपने सोर्स के माध्यम से उनकी बात जो हो रही थी वहाँ पे अपने पास लेकर के उसको स्टडी करते, देखते भी लोग क्या चाहते हैं। लेकिन ये तरीका गलत है कि आप किसी पे लाठी चार्ज करो, आप किसी को दबाओ। मैं आपको एक चीज़ खुल के बताता हूँ, जब कोई और आंदोलन करता है तो सरकार उसको कमज़ोर कर लेती है, लेकिन जब किसान आंदोलन करता है तो सरकार को कमज़ोर होना पड़ता है। किसान कभी दबता नहीं, किसान कभी झुकता नहीं। किसान तो वो व्यक्ति है जिसके बच्चे देश की सुरक्षा करते हैं। किसान वो आदमी है जो खेती करके पूरे देश को पेट भरने का काम करता है। अगर उस किसान ने
मुंह फेर लिया कहीं, तो फिर ना देश की सुरक्षा बचेगी और ना सरकारें बचेगी। हाँ, तो इसलिए किसान को परेशान करना, किसान की समस्या का समाधान करना सरकार की जिम्मेवारी है, ना कि उसे परेशान करना सरकार का काम है। समय रहते सरकार को चेतना चाहिए। सर, जब ये प्रकरण हुआ पूरा, उसके बाद सरकार ने जो है 3 सांसदों की कमेटी बनाई है, उनका एक डेलीगेशन जो किसानों से बातचीत करेगा कि जो अध्यादेश है क्या कुछ आपकी इनको लेके दिक्कतें हैं, क्या कुछ आप इस चीज़ को गलत मानते हैं, जबकि बीजेपी जो है इन अध्यादेशों को किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है। आप उस डेलीगेशन को इन तमाम चीज़ों किस तरीके से देते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी बातें पहले भी की जा सकती थी, लाठीचार्ज होने से पहले तमाम चीज़ें। अब वो कहते हैं कि हमने 3 एमपीओ का डेलीगेशन बना दिया। जिस दिन किसान इस बात को लेकर के रैली की तारीख तय कर रहा था, आपने उस वक्त क्यों नहीं बढ़ाई? तभी उन तीनों एमपीज को कहते कि आप इनसे बातचीत करो। तब कहाँ मर गए थे ये लोग, तब कहाँ चले गए थे? ये दबाना चाहते हैं, ये तो तानाशाह तरीके से इस प्रदेश को चलाना चाह रहे हैं। लूट के खा गए, सब लोग लूट में शामिल है। इन लोगों का मकसद एक और भी हो सकता है मेरे हिसाब से, कि जो पीछे लूट हुई है उस लूट के ऊपर कहीं पर्दा डल जाए और ये केवल और केवल इस किसान वाले इशू के साथ जुड़ करके उन चीज़ों को ख़त्म कर लिया जाए, इस इशू को लंबा लटका लिया जाए, लंबा कर लिया जाए। पहले तो उन लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए जिन लोगों ने आदेश दिए लाठीचार्ज करने के, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो मैंने बताया पकड़े गए हैं जिनके खिलाफ 307 के मुकदमे बना दिए इन्होंने। हैरानी की बात है, वहाँ कौन सी गोलियाँ चल रही थी, मुकदमे 307 के बना रखे हैं। उन लोगों के खिलाफ, उनको तो छोड़ना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि हमने गलत किया। मुझे बड़ी हैरानी है, जो जयचंदों की पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं गलत हुआ है। तुम उस सरकार में शामिल हो, तुम ये कहते हो गलत हुआ है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम कहीं छोटा मोटा किसान के हितैषी हो तो फिर तुरंत सत्ता से बाहर आ जाना चाहिए। नहीं आएंगे बाहर तो बीजेपी सत्ता से बाहर करेगी, इनको बहुत जलील करेगी। आप देखना इनके साथ जो होगा वो किसी के साथ भी नहीं हुआ आज तक। जहाँ लोग इनको जूते मारेंगे वहाँ ये बीजेपी वाले भी इनके पीछे से लात मार के इनको अपने दरवाजे से बाहर करेंगे। ये आज की कही मेरी बात याद रखना। मैंने निशान सिंह का एक बयान पढ़ा था, आज ही देख रहा था मैं, मुझे बड़ी हैरानी है। निशान सिंह जैसे लोग भी बोलने लगे जिनको हमने पालने का काम किया था। उसने मेरे ऊपर टिप्पणी करी कि अभय सिंह तो शायद इस बात को लेकर के लोगों के सुख से दुखी है। मतलब तुम लूट रहे हो प्रदेश को, तुम किसानों पे डंडे चला रहे हो, ये तुम्हारा सुख है। निशान सिंह की अपनी पीड़ा है ये, क्योंकि अब ये मान के चलो कि आने वाले समय में इन लोगों को लोग जूतों से भी पीटेंगे। इनका जैसे चौधरी देवीलाल कहते थे ना कि इनकी स्वागत अब की बार जूतों की माला से करो। हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनका इलाज अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अभय सिंह चौटाला, जिनका साफ साफ कहना है कि पिपली प्रकरण में, कुरुक्षेत्र प्रकरण में किसानों के ऊपर जो भी लाठीचार्ज किया गया था और किसानों के ऊपर जो भी मुकदमे दर्ज किए हैं, सरकार को तुरंत प्रभाव से वो सभी के सभी मुकदमे वापस लेने चाहिए। और जिन अधिकारियों ने जिसके दिशा निर्देश पर उन पर लाठीचार्ज किया था या उनके साथ जो किसानों से बर्बरता की थी, उनके अधिकारियों के खिलाफ ये मामले दर्ज किए जाने चाहिए और सरकार को जल्द से जल्द किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। अभय सिंह चौटाला ने यह भी कहा है कि वो किसानों की आवाज़ किसी भी सूरत में दबने नहीं देंगे और आने वाले जब भी विधानसभा का सत्र होगा तो इसी मुद्दे को बड़ी गर्मजोशी के साथ और प्रखर आवाज़ में उन किसानों की आवाज़ को वहाँ भी उठाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।